धुरंधर 2 के रिव्यू के नाम पर हमारी नेशनल पब्लिकेशंस लाइक द हिंदू, द वायर एंड क्विंट हमारे शहीदों को बता रही है इंसेल्स और साथ ही सिंपैथाइज। क्विंट का ट्वीट या पोस्ट आया था, लाइक ये है वो ट्वीट जो इस बंदे ने करा है। द क्विंट, मैनी इंसेल्स ऑनलाइन एंड भक्त वुड बिलीव दैट देयर इज नथिंग मोर मैस्कुलिन एंड ऑनरेबल देन लेइंग वंस लाइफ ऑन द लाइन फॉर द नेशन। कॉज भाई किसी भी आदमी के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात हो ही नहीं सकती कि वो अपनी जान दांव पे लगा दे अपने देश के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक और भसड़ मच चुकी है यूट्यूब पे। ध्रुव राठी ने अपना ये धुरंधर 2 एवरी ला इन धुरंधर 2 एक्सपोज वीडियो निकाल दिया है। अब मैं इस वीडियो को नहीं देखने वाला हूँ, इसको हम सेपरेटली देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं शान प्रासर की वीडियो। मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी है और भाई ध्रुव राठी को जो धोया है भाई ने इस वीडियो में, आज वो देखते हैं। और लास्ट में मुझे धुरंधर की बात भी कुछ करनी है। मैं धुरंधर पार्ट 2 देखने गया था यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अकेला। पहले तो भाई कहीं का रास्ता नहीं पता ना तो मेन हाईवे से जाया करो, गूगल मैप का सहारा बिल्कुल मत लिया करो। इसने ऐसी ऐसी गलियों नालों से मुझे गुजरवाया है भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं मूवी छोड़ने वाला था, मैंने कहा भाड़ में जाए मूवी, मुझे घर जाना है। साला एक बार गली में को घुसा मैं, मुझे निकलने में आधा घंटा लग गया। और धुरंधर 2 से ना मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, नॉट बिकॉज कि उसके अंदर प्रोपेगेंडा है, उससे मुझे कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है। और मुझे उस लेवल का प्रोपेगेंडा उसके अंदर लगा भी नहीं जो तुम्हें ऑनलाइन दिखेगा। तो इस सब की बात इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो तुम उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, वरना धुरंधर की कन्वर्सेशन के लिए लास्ट में मिलता हूँ तुमसे। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और पिछली बार जब मैंने ध्रुव राठी की धुरंधर वाली वीडियो पे रिस्पांस वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि ध्रुव एक बेवकूफ मैनिपुलेटर है। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ध्रुव एक बेवकूफ मैनिपुलेटर है, क्योंकि मुझे अब यकीन है कि वो एक बेवकूफ नहीं बल्कि एक महा बेवकूफ मैनिपुलेटर है। 3 महीने पहले इसने मैनिपुलेशन से एक चीज बताऊं, मैं ना ध्रुव राठी का कोर ऑडियंस का पार्ट था। तुमने कुछ मीम देखे होंगे ध्रुव राठी से रिलेटेड कि जो बंदा ध्रुव राठी की वीडियो देखता है मतलब वो एजुकेटेड है। तो मैं उस तरीके का एजुकेटेड था कुछ टाइम पहले। और उसके बाद फिर जब मुझे धीरे धीरे चीजें पता चली कि भाई ये बंदा कैसे मैनिपुलेट करता है तुम्हें। और मेरा एक पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर तुम्हें सब्सक्राइब करना है। जब मैं इस फील्ड में गया और मैं खुद से चीजें देखने लगा तब मुझे पता चला भाई क्या गलत लेवल का तुम्हें ये मैनिपुलेट करके चला जाएगा। ही इज ब्रिलियंट इन दैट, टू बी ऑनेस्ट। तुम ये चीज उससे सीख सकते हो। ही हैज मास्टर्ड द आर्ट। बट जब मुझे पता चला ना, लाइक भाई मेरा दिल टूट गया। बिकॉज मैं ध्रुव राठी को मानता था कि भाई ये बंदा ना न्यूट्रल है, न्यूट्रल होकर सारी चीजें बताता है। मैंने ध्रुव राठी को कभी भी बायस होके नहीं देखा कि भाई ये बंदा ना बायस्ड है एक पर्टिकुलर पार्टी या फिर आइडियोलॉजी की तरफ। मुझे लगा था ये न्यूट्रल है, बट ही वाज नॉट। धुरंधर 1 को प्रोपेगेंडा घोषित करने की पूरी कोशिश करी अपने चाइल्डिश, सेंसलेस और बियॉन्ड स्टूपिड लॉजिक्स के साथ। और अब धुरंधर 2 और भाई उस वीडियो का कमेंट सेक्शन अगर तुमने शुरुआत में पढ़ा होगा, अब तो उसने बहुत सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं, बट शुरुआत में जो इस बंदे को इसकी ही ऑडियंस से गाली पड़ रही थी वो देखने लायक था। इसने कमेंट सेक्शन वगैरह रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया और फिर इसको और गालियां पड़ी। और भाई ये वही बंदा है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करता है, कैसे मोदी एक डिक्टेटर है। तो भाई डिक्टेटर टेंडेंसीज तो तुम्हारे अंदर भी है। और तुम्हें शायद एक ये वाली वीडियो भी याद होगी, लाइक लुक एट दिस। ध्रुव राठी का बहुत अच्छा लगा, मैं तो उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई कसम से। उसने जो वीडियो डाली भाई, उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब तुम देख के आएंगे भाई पिक्चर। ये इसमें इन्होंने पार्ट 2 की थंबनेल डाल दिया है, बट ये एक्चुअली में पार्ट 1 जब आई थी उसके बाद की बात है। मतलब वो फ्री का इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ ना भाई कसम से। इस बार नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। आई थिंक उनको आ गया ब्रो, आ गया ऑलरेडी। आई थिंक धुरंधर 2 1000 करोड़ तो क्रॉस हो ही चुकी है। 1500 करोड़ तो लोडिंग के अंदर है। पूरी कोशिश करी अपने चाइल्डिश, सेंसलेस और बियॉन्ड स्टूपिड लॉजिक्स के साथ। और अब धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा घोषित करने के लिए ये इस नीचता पर उतर चुका है कि पाकिस्तान में होने वाली हिंदू और सिख माइनॉरिटीज की वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसिक्यूशन को इग्नोर कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। नॉन टेररिस्ट कॉन्स्पिरेटर, ISI एसेट और भाई तुम माइनॉरिटीज के परसिक्यूशन को इग्नोर कैसे कर सकते हो? बिकॉज हमारे पास क्लियर डेटा है, जब भारत और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर 20% हिंदू थे। आज गिर के वो 1 से 2% रफली बचे हैं। कहाँ गए बाकी हिंदू? जमीन निगल गई, हवा उड़ा के ले गई। इसमें तो शायद आई थिंक कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए कि परसिक्यूशन इस लेवल का है पाकिस्तान के अंदर दूसरी कम्युनिटी की तरफ कि वो उन्हें एग्जिस्ट भी नहीं करने देते। साथ ही सीरियल क्रिमिनल अतीक अहमद से सिंपैथाइज कर रहा है। और एक बार फिर ये फिल्म नहीं बल्कि ये अपनी वीडियो के थ्रू हिंदू मुस्लिम हेट को एजिटेट कर रहा है, इंसिन्यूएट कर रहा है। आज की वीडियो में मैं और बिफोर वीडियो शुरू होने से पहले ना मैं तुम्हें एक प्रोपोगेंडा की एक चीज बताता हूँ, ठीक है? अब एक प्रोपोगेंडा मूवी ऐसी होती है, अगर तुम उस मूवी को देखोगे और अगर वो मूवी किसी पर्टिकुलर देश, कम्युनिटी के खिलाफ है, तो उस मूवी को देखने के बाद जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें ना
उस कम्युनिटी से, उस देश से नफरत सी होने लगेगी। इसीलिए मैं धुरंधर को ना उस प्रोपोगेंडा वाली मूवी में नहीं डालता हूँ कि भाई मेरे अंदर तो कोई हेट नहीं बढ़ी मुसलमानों के लिए, ना मैं कोई ऐसी न्यूज सुन रहा हूँ कि भाई हिंदुओं ने धुरंधर देखने के बाद भाई मुसलमान कूटती हो। रही बात जो बीजेपी का सॉफ्ट प्रोपोगेंडा था, उसकी बात हम आगे करते हैं। एक बार फिर से ये प्रूव कर दूंगा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये रिसर्च में चेरी पिकिंग और एक्सट्रीम नैरेटिव मैनिपुलेशन तो करता ही है टू प्रूव हिज पॉइंट, लेकिन इस बार ये अपनी मोदी और बीजेपी सरकार के टुवर्ड्स हेट में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है दैट ही हैज टर्न्ड कंप्लीटली इनह्यूमेन टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ द पीपल हु हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ टेररिज्म एंड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। और हां, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, मेरी कल की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि उस वीडियो में मैं इन डिटेल तुम्हारे को दिखाऊंगा कि कैसे धुरंधर 2 के रिव्यू के नाम पर हमारी नेशनल पब्लिकेशंस लाइक द हिंदू, द वायर एंड क्विंट हमारे शहीदों को बता रही है इंसेल्स और साथ ही सिंपैथाइज। ये बात मैंने भी सुनी थी ग्लोकस की एक वीडियो में। मुझे लगता है द क्विंट का ट्वीट या पोस्ट आया था, लाइक अगर मुझे वो मिलता है। ये है वो ट्वीट जो इस बंदे ने करा है। द क्विंट, मैनी इंसल्ट्स ऑनलाइन एंड भक्त वुड बिलीव दैट देयर इज नथिंग मोर मैस्कुलिन and honorable than laying one's life on the line for the nation। मेरे पास इसके लिए कुछ कहने के लिए है भी नहीं। लाइक क्या कहना चाह रहे हो तुम? कॉज भाई किसी भी आदमी के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात हो ही नहीं सकती कि वो अपनी जान दांव पे लगा दे अपने देश के लिए। पता नहीं इस लेफ्ट लॉबी से ना बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं कि भाई मूवी के अंदर टू मच नेशनलिज्म है, एंड आई एम लाइक नो अमाउंट ऑफ नेशनलिज्म इज टू मच नेशनलिज्म, पीरियड, दैट्स जस्ट फैक्ट्स। और लेफ्ट लॉबी की इन्हीं हरकतों की वजह से ना बीजेपी से मेरी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। मैं हर चीज पे बीजेपी से एग्री नहीं करता हूँ, बट मैं कभी भी कांग्रेस या किसी भी लेफ्ट पार्टी को भाई पावर में आता नहीं देखना चाहता, नेवर। कर रही है टेररिज्म से। तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गुद्दी थपेड़ने की नूरू मसाज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियन। तो सबसे पहले ये फिटकरी कहती है कि लोग धुरंधर को देख के बीजेपी को वोट डालेंगे। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डाल। नॉट ट्रू। तुम एक मूवी से जो भी 3-4 घंटे की है उससे एक आदमी की पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नहीं बदल सकते। मूवीज डेफिनेटली समाज पे फर्क डालती है, पर वो इस लेवल का भी नहीं डालती कि भाई मैं एक मूवी देखूंगा और मेरी पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अब तक जो है उसको मैं चेंज कर दूंगा। दैट्स नॉट हाउ ह्यूमन ब्रेन्स वर्क। अब अगर तुम्हें एक बात बताऊं तो हमारे ब्रेन में ना एक चीज होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है हमारी आइडेंटिटी। और जो भी तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तुम्हारा धर्म है, उस धर्म के अंदर की चीजें हैं, वो सब तुम्हारी आइडेंटिटी का एक पार्ट होती है। और उन चीजों को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। बिकॉज एक यूएस के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पर कुछ मैथमेटिशियन को बुलाया गया, उन्हें एक सिंपल सी टेबल दी गई प्रोबेबिलिटी की, उन्होंने वो टेबल बिल्कुल सटीकता से सॉल्व कर दी। अब वहीं पर ना रख दिया गया एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ही था कि क्या आपको लगता है कि गन कंट्रोल से वायलेंस कम होता है? अब यहाँ पर ये जितने भी दिग्गज मैथमेटिशियंस थे ये आंसर ही नहीं दे पाए एक सिंपल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन का, बिकॉज गन्स एंड गन कंट्रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेट्स ये मानते हैं कि सबके पास गन है इसीलिए वायलेंस यूएस में कम है। रिपब्लिकन्स ये मानते हैं कि अगर गन कंट्रोल लाया जाएगा तो वायलेंस कम हो जाएगा। इन दोनों की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इनकी आइडेंटिटी उस क्वेश्चन से क्लैश करी, जिसकी वजह से एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी आइडेंटिटी हमारे लिए, और उसको 1-2 क्या 10 मूवीज से भी चेंज नहीं किया जा सकता अगर तुम उस सेम आइडियोलॉजी की मूवीज बच्चों को बचपन से ही नहीं दिखाते आ रहे हो तो। इवन दो जो इन्होंने कहा वो भी बहुत स्टूपिड बात थी, लाइक डजंट मेक एनी सेंस, बट ओके लेट्स कंटिन्यू। बोलने वाला है अच्छा है मेरे लिए। मतलब इसने जनता को अपनी रीजनिंग की तरह दिमाग से पैदल समझा हुआ है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी कि जो लोग धुरंधर देखेंगे वो तो बीजेपी को ही वोट डालेंगे, ये अपने आप में ही एक निहायत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट तो है ही, जो आप एक पॉलिटिशियन से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्रुव को इस स्टेटमेंट में क्या मिला? इसको मिला एक वर्स्ट ऑफ द लॉट, एक लो हैंगिंग फ्रूट जिसको ये बहुत ही इजीली अपनी नैरेटिव बिल्डिंग में यूज कर सकता है। अगर धुरंधर देखने के बाद बीजेपी को वोट पड़ेंगे तो इस हिसाब से 11 मार्च 2022 में आई थी द कश्मीर फाइल्स, जिसकी बात हर घर में हुई थी, और 5 मई 2023 में आई थी द केरला। अब इस केरला स्टोरी की बात करूं मैं तो ऑल दो ये रियल इवेंट्स पे बेस है, बिकॉज जो लव जिहाद का केस है वो मैंने भी अपने आसपास देखा है, तो मैं इन केसेस को ठुकरा नहीं सकता। मेरी आंखों के सामने हुआ है भाई ये चीजें। बट फिर भी इस मूवी को जब मैंने थिएटर में देखा था, आई वुड से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए जो हेट है वो डेफिनेटली बढ़ा था। आई हैव टू से दैट। बट जो चीजें इस मूवी में दिखाई गई हैं वो भी सच हैं, सो इट्स लाइक दैट। फाइल्स जिसकी भी अच्छी खासी बात हुई थी। अब इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी के नारे की तरह अब की बार 400 पार हो जाने चाहिए थे, क्योंकि तेरे और इस बेवकूफ मंत्री के हिसाब से तो लोग फिल्म देख के वोट डालते हैं ना। लेकिन नहीं, साल 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी ने क्या सोचा था और क्या हुआ उनके साथ, इसमें बहुत डिफरेंस था। बहुमत सोच रहे
रहे थे और बनाना क्या पड़ा, अलायंस की सरकार। 240 सीटें ही ले पाए, 272 सीटों से पीछे रह गए। अबे शाकालाका बूम बूम की पेंसिल, जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितनी तू समझता है। एक होती है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस और एक होता है हार्ड इन्फ्लुएंस लेड एक्शन। जनता अगर धुरंधर देखकर थिएटर से बाहर इंप्रेस निकल रही है, लेकिन बाहर जाते ही पॉल्यूटेड हवा, गंदा पानी, सड़कों पे ट्रैफिक जैम और सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे झेल कर वो वापस घर जा रही है, तो उसमें इतनी अकल है, उसको इतनी समझ है कि कौन सी सरकार कितना काम कर रही है। लेकिन नहीं, वो तो धुरंधर देख के वोट डाल देगी, है ना। तू गैंग ऑफ वासेपुर। और अगर धुरंधर की बात ही करूं तो इसके अंदर जो नोटबंदी का पूरा सीन दिखाया गया था, अब इन्हें लगता है कि वो चीज ना प्रोपोगेंडा है, अब लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, लोग मोदी को वोट देंगे। इसने डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई कर दिया है। और अगर डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो वो 2016 में हुई थी और 2019 में अगले जनरल इलेक्शंस हुए थे जिसके अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती थी। तो आदित्य धर के पास कोई रीजन नहीं था डिमोनेटाइजेशन को लेजिट दिखाने का। बीजेपी ने 2016 में वो चीज करी, 2019 में वो पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार उन्होंने बना ली, ठीक है। तो उसको अब जाके लेजिटिमाइज करने का कोई पॉइंट नहीं था। और अगर बीजेपी को ऐसा करवाना ही था ना, वो 2019 के इलेक्शन से पहले करवाती, अब नहीं। बहुत इंप्रेस था। तो तू क्या चाकूबाजी करने लग गया, तूने अपना गैंग बना लिया, मुंह में ब्लेड रख के घूमने लग गया। अबे तू पागल वागल है क्या? फिल्म में इतने झूठ भरे हैं। मैंने भी गैंग्स ऑफ वासेपुर काफी बार देखी है। मैं तो नहीं देसी कट्टा लेके भाई कोल के टेंडर उठाता फिर रहा हूँ। इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं। अरे लियाकत मियां, जरा सब्र का दामन थामिए, नहीं तो इस साहल यानी कि टट्टियां लग जाएंगी। अब मैं तुझे बताता हूँ मर्दाना राखी सावंत की इस फिल्म में कितने झूठ भरे। ख्वाजा शाहिद, अब्दुल भटोवी, अब्दुल रहमान मक्की, सैयद खालिद रजा, मोहम्मद रियाज, परमजीत सिंह पंजवर, अबू कासिम, दाऊद मलिक, सैयद नूर शालोबार, इम्तियाज आलम और जहूर मिस्त्री। ये 11 टेररिस्ट रियल लाइफ में लाइन से मारे गए थे एट द हैंड्स ऑफ द अननोन गनमैन। और इनकी डेट ऑफ डेथ भी मैंने मेंशन कर दी है। इवन कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उन्हें भी अननोन गनमैन एक के बाद एक मार रहे हैं साथ में, और उस हिसाब से बीजेपी की सरकार थी तब। लेकिन ये तो झूठ है ना। 26/11 के अटैक्स के बाद खुद अजीत डोवाल ने ये बोला था कांग्रेस को कि पाकिस्तान को यूएन में घसीटो और इन पे सैंक्शंस लगाओ। जो एविडेंस हमने पाकिस्तान को हैंडओवर किया, हमें यूनाइटेड नेशंस के अंदर में कहना चाहिए था कि ये एक ऐसा देश है जो कि टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री है और उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। लेकिन ये भी झूठ है ना। एक्स डीजीपी प्रशांत कुमार जो फिल्म में ये कैरेक्टर है, इन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज में ये बताया है कि अतीक अहमद कितना खूंखार गैंगस्टर था और योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कैसे थी इनके अगेंस्ट। He decided that nothing doing for a prosperous state, law and order has to be controlled. So he gave a brief that zero tolerance against crime. अब ये भी झूठ दिखाया गया है ना। अतीक अहमद के आईएसआई के साथ जबरदस्त लिंक्स दिखाए गए हैं फिल्म में। और उसने खुद इन रियलिटी ऑन रिकॉर्ड ये कन्फेस किया है कि हाँ मेरे बहुत जबरदस्त टाइज थे, मेरे को आर्म्स, एम्युनिशंस और मनी मिलती थी आईएसआई से। लेकिन फिल्म में तो ये भी झूठ दिखाया गया है ना। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है और ये बात बच्चे बच्चे को पता है। ये बात हमारी इंडियन डिप्लोमेट टू पाक। दाऊद इस वक्त 70 साल का होगा अगर वो जिंदा होगा तो। बट अगर तुम एक सिंपल गूगल सर्च भी करो ना, लेट्स सी, तुम्हें सबसे ऊपर ही आ जाएगा एआई। जो तुम्हारी एआई फिएस्ता है उसका ही इस्तेमाल कर लेते गुरु। दाऊद इब्राहिम इज वाइडली बिलीव्ड टू बी हाइडिंग इन कराची पाकिस्तान। मुझे लगता है ध्रुव ने एआई फिएस्ता बना तो दिया है, उसका यूज वो खुद भी नहीं करता। पाकिस्तान मिस घनश्याम ने बोली साल 2020 में खुद पाकिस्तान सरकार ने एक नोटिफिकेशन में मेंशन करे 3 नाम जो मास्टरमाइंड थे बिहाइंड द 26/11 टेरर अटैक्स इन इंडिया। पहला नाम था हाफिज सईद, दूसरा मजूर अजहर एंड गेस व्हाट, तीसरा कौन था? तेरा फूफा दाऊद इब्राहिम। इंडियन इंटेलिजेंस के पास ये पुख्ता खबर थी कि आईएसआई दाऊद को पाकिस्तान में शेल्टर और प्रोटेक्शन देगी अगर वो इन रिटर्न 30% ऑफ हिज इनकम लगाएगा किसमें? आईएसआई के टेरर प्लान्स में जो वो इंडिया में एग्जीक्यूट करना चाहती है। और इंडियन इंटेलिजेंस को हमेशा से ये बात भी पता थी कि दाऊद ही वो आदमी है जो आईएसआई को हथियार और असला बारूद मुहैया कराता है दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान में। फॉर एग्जांपल बाबरी मस्जिद कांड के लिए। He is the one who gave the ISI, through ISI, 4,000 kilos of RDX and 2,000 AK-47 and all during the Babri Masjid demolition, December 1992, and the blast took place on 12th March 1993. अब ये सारी चीजें स्टार्टिंग विद दाऊद पाकिस्तान में है। आईएसआई उसको प्रोटेक्ट कर रही है और वो आईएसआई के टेरर प्लान्स को अपने इंडिया कनेक्ट्स के, इंडिया प्लग्स के थ्रू फंड कर रहा है। और फिल्म में एक शॉट भी है जहां वो राम मंदिर के अनाउंसमेंट सुनकर चिढ़ जाता है। ये सारी चीजें फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन तेरे हिसाब से ये सब कभी हुई नहीं है, झूठ है। किसी बात का तैने झांटा बेरा ना पाटरा खटी रहे, लेकिन गांव भर में नेता बने हंडे तू। देन ही गोज ऑन टू से कि इस फिल्म से भाई की हरियाणवी, भाई की उर्दू, भाई की हिंदी, भाई टॉप नॉच। इसका इतिहास रीराइट करने की कोशिश करी जा रही है। इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। अबे थामा कुंजी छाप इंटेलेक्चुअल। तूने पद्मावत तुम्हें क्या लगता है तुम अब तक जो इतिहास पढ़ते हो वो असली हिस्ट्री है? मुझे आज भी याद है हमें स्कूल के अंदर ना ये पढ़ाया जाता था हिस्ट्री के लेसन्स में कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाई, जैसे सती खत्म कर दी। अब सती क्यों शुरू हुई थी वो कोई नहीं बताएगा, बट हाँ खत्म कर दी। रेलवे लिया है, लॉ एंड ऑर्डर लिया है, मतलब फलाना ढमका क्या क्या। तुम इसे हिस्ट्री कहते हो? मुगल्स के बारे में देखो क्या क्या अच्छी बातें लिखी है। जब तक मैं स्कूल में था मैंने मुगल्स की एट्रोसिटीज के बारे में ना अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ा था। अब ये हो सकता है बिकॉज बच्चों को ये सब चीजें बताएंगे तो उनके अंदर हेट जल्दी आ सकती है, वल्नरेबल होते हैं बच्चे शायद इसलिए। बट सिर्फ अच्छी चीजें तो तुम नहीं बता सकते ना। टाइम खुद ये बात बोली थी कि अगर एक फिल्म से हिस्ट्री रीराइट करी जा सकती है तो जाओ जाकर अपनी फिल्म बना लो। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी ये बंदा ऐसा है बेचारा अपनी ही पुरानी बातों में फंस जाता है। हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से।
तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है अब बना ली। और अब तू अपनी बात को खुद ही काट रहा है। और अगर तेरे हिसाब से धुरंधर एज अ फिल्म हिस्ट्री रीराइट करने की कोशिश कर रही है हमारे देश की, तो फिर आशुतोष गोवारिकर जोधा अकबर के साथ, संजय लीला बंसाली पद्मावत के साथ और के आसिफ मुगले आजम के साथ क्या कर रहे थे? गिल्ली डंडा खेल रहे थे। वो एक्चुअल हिस्ट्री मैनिपुलेशन थी इन द नेम ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी। राजी फिल्म की कहानी इस कदर मैनिपुलेट कर दी गई, इस कदर बदल दी गई कि ऑथर तक को पता ही नहीं था कि उसकी कहानी के साथ हुआ क्या। उसको पॉडकास्ट पे, इंटरव्यू पे आके ये बोलना पड़ा। ये तो शर्मनाक चीज करी है इन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि मुझे डायरेक्टर्स कट दिखाया जाएगा, और उन्होंने क्या किया, उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया और दिखाया गया एज इफ किसी मुसलमान औरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत के लिए लड़ने के लिए। जनगण मन गाया गया था, वहाँ फिल्म को खत्म होना चाहिए था। ना कोई तिरंगा दिखाया गया, ना जनगण मन हुआ। अगर उसको सही मायनों में दिखाते तो उसने तिरंगा को सल्यूट किया था। इन लेजिटिमेट केसेस ऑफ स्टोरी मैनिपुलेशन इन द नेम ऑफ सिनेमा जो बॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं, इन पर कभी तूने अपनी थूथड़ी नहीं मटकाई अमेरिकन भोपाली? और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुठला कभी रही है जो मटकाएगा लोगों ने भी खुद जिए हैं। फिल्म झुटला रही है डिमोनेटाइजेशन के इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट्स को। ध्यान से सुन मेरी बात बंटू। जैसे कि मैंने कहा, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, तो उनके पास कोई रीजन नहीं था कि उसको भाई वो व्हाइट वॉश कर दें या उसके अंदर से कोई रीजन निकाल दे कि हाँ भाई इसलिए करा था। हालांकि पॉलिटिकल सर्कल्स में धुरंधर से पहले भी मैं ये चीजें सुनता हुआ आ रहा हूँ, बिकॉज मैंने कहा ना अपना जियो पॉलिटिकल चैनल, तो मैं सब बहुत चीजें देखता हूँ जियो पॉलिटिक्स के बारे में। तो इन सर्कल्स में पहले से ही धुरंधर के आने से बहुत पहले से ये बातें थी कि रियल रीजन डिमोनेटाइजेशन का क्या था। और दूसरी बात भाई, धुरंधर में आदित्य धर ने एक विलन को इंट्रोड्यूस करवाया था, खनानी। अब तुम्हें उसकी मौत दिखानी है और तुम्हें रियल लाइफ इवेंट से ये पता चला है कि डिमोनेटाइजेशन होने के 1 महीने बाद ही खनानी सुसाइड करके मर गया था। हालांकि उसकी बॉडी को कभी भी पोस्टमार्टम के लिए नहीं भिजवाया गया, तो वो सुसाइड था या मर्डर वी डोंट नो। बट वही सेम चीज तुमने अपनी मूवी में दिखा दी बिकॉज तुम्हें एक विलन को एंड करना है। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? बंटू बावले, फिल्म में डायरेक्टर आदित्य धर ने डिमोनेटाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग, शॉट या सीक्वेंस नहीं है जो ये बता रहा हो, ये हिंट तक भी कर रहा हो कि नेशनली सेलिब्रेट करा गया था डिमोनेटाइजेशन को। और बीजेपी को खुद ये बात अच्छे से पता है कि डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिकली कितना बड़ा डिजास्टर था। वो आज तक इलेक्शन कैंपेनिंग में वोट मांगने के लिए डिमोनेटाइजेशन को यूज नहीं करते। अबे राजू रामपुरा, तूने फिल्म देखी भी है कि नहीं? ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासी। और इवन लाइक फिल्म के अंदर जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो अजीत दोवाल का जो कैरेक्टर है, अजय सन्याल, उन्होंने प्रपोज किया था। मोदी जी ने तो बस उसकी अनाउंसमेंट करी थी। ऑल्दो डेफिनेटली जो लास्ट डिसीजन था वो तो उनका ही था, बट इवन फिल्म के अंदर भी आइडिया मोदी जी का नहीं था। क्यों का अपमान करना है? अबे देशवासियों के इंटेलिजेंस का मजाक तो तू बना रहा है, उनकी सोचने समझने की कैपेबिलिटीज का अपमान तो तू कर रहा है, बार बार ये फोर्सफुली इंप्लाई करके कि जनता को पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक डिजास्टर था डिमोनेटाइजेशन। और अब जब जनता देखना चाहती है धुरंधर को इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिमोनेटाइजेशन शोन इन द फिल्म, तू कह रहा है मत देखो। एक चीज होती है रीडिंग द रूम, और इस केस में ये बहुत क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि तुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो फिल्म फिर भी देखना चाहते हैं। बादाम और अंजीर को ओवरनाइट पानी में भिगोकर खाया कर हर सुबह, दिमाग में ताकत आएगी। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। मोदी की ऐड करना मकसद है फिल्म का। 3 आवर 49 मिनट्स लंबी चौड़ी फिल्म में से कुल मिलाकर 2 से 2.5 मिनट मोदी जी की बात हुई होगी, और वो भी इनडायरेक्टली। और बाकी 3 घंटे 45 मिनट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की कैपेबिलिटी की बात करी गई। कैसे हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स बिहाइंड द एनिमी लाइंस एम्बेड हो जाते हैं एक्सेप्शनल तरीके से, वो दिखाया गया। इंडियन स्पाइस को जबरदस्त ट्रेनिंग कैसे दी जाती है कि कैसे वो किसी को मैनिपुलेट करे, कैसे वो वेपन्स को हैंडल करे, वो दिखाया गया। एनिमी स्टेट में एज अ स्पाई पकड़े ना जाएं इसके चलते खतनी तक करा लेते हैं अपनी, ये दिखाया गया। बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली बार एक बॉलीवुड ने दाऊद के और दाऊद के रन बॉलीवुड नेक्सस के अगेंस्ट स्टैंड लिया, वो दिखाया गया। ये सब नहीं दिखा तुझे मोंटू? अब ये सब पर्दे पे चलता हुआ तेरी आंखों को तो दिख रहा है, लेकिन मोतियाबिंद तेरी आंखों में नहीं, तेरी बुद्धि में। और ये सब तेरा दिमाग कैसे प्रोसेस कर पाएगा जब तू वायरएफ की वॉर 2 को, जिसने इंडियन इंटेलिजेंस को जापानी सर्कस बना के दिखाया था, उसको वायरएफ से प्रमोशन के लिए पैसे लेकर वीडियो बनाकर बेहतरीन बता रहा था। और जहां तक रही एडवर्टाइजमेंट की बात, तूने आप पार्टी की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल को अपने चैनल पे अपलोड किया और आज भी वो वहां है। तो ये क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई? तूने अपनी वीडियो में डायरेक्टर आदित्य भाई, मुझे लगता है इस पॉइंट पे तो हम सबको पता है कि ध्रुव राठी की प्रॉब्लम ना मूवी से नहीं है, मूवी की आइडियोलॉजी से है, बिकॉज वो उसकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती है। दैट्स हिज प्रॉब्लम, नॉट द मूवी। मूवी वाज फिनोमिनल बोथ द पार्ट्स। हालांकि दूसरी वाली से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं, जिसके बाद इस वीडियो के एंड में करेंगे। धर को प्राइम मिनिस्टर मोदी का जूता चाटते हुए दिखा दिया, तो फिर इस हिसाब से तो मियां तुम केजरीवाल साहब की चूतड़ों पे चुमा चुम और एक्सप्लिसिटली बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करने वाली कौन सी वाहियात फिल्म। अब तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का चाटुकार बन गया है। में है, उनका नाम भी मैं तेरे को बता देता हूं क्योंकि तेरा होमवर्क भी मुझे करना पड़ रहा है। ढिल्लू ढोलक वाले। तेजस 2023, केरला फाइल्स 2 साल 2025, मोदी काका का गांव 2017, पीएम नरेंद्र मोदी साल 2019, द ताज स्टोरी साल 2025, अजय 2025 और केसरी वीर 2025। थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा गूगल ओके यूज करेगा ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब सुनो इस भाई की डिस्क्लेमर की अंडरस्टैंडिंग। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। अब यही होता है जब कपाल में मस्तिष्क नहीं नफरत भरी हो तो। रियल लाइफ इंसिडेंट्स को उठा
उठाकर उन रियल लाइफ इंसिडेंट्स में से रियल लाइफ लोगों को उठाकर एक कंप्लीटली फिक्शनल या फिर सेमी फिक्शनल कहानी में सिनेमा में आज से नहीं डाला जा रहा है, ये हमेशा से होता है। फॉर एग्जांपल द इमिटेशन गेम, ओपेनहाइमर एंड ब्लैक हॉक डाउन, ये सारी की सारी मास्टर क्लास फिल्में रियल लाइफ इवेंट से स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन। ऐसी और भी मूवीज हैं लाइक आर्गो, ब्रिज ऑफ स्पाइज, जीरो डार्क 30, दिस सोशल नेटवर्क, ब्रेव हार्ट, बहुत सारी मूवीज हैं ब्रो ऐसी तो ड्रॉ करती हैं और फिर इनकी कहानियों को सिनेमैटिक या क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए फिक्शनलाइज करती हैं। और इन फिक्शनलाइज कहानियों में रियल लाइफ लोगों की बहुत सारी चीजें ली जाती हैं, इंक्लूडिंग समटाइम्स देयर नेम्स। और यही चीज डिस्क्लेमर में मेंशन करी जाती है, सत्तू सुपारी जो तू पढ़ रहा है। और ये डिस्क्लेमर में इसलिए प्राइमरीली मेंशन करी जाती है ताकि फिल्म के रिलीज के बाद कोई लॉ सूट ना हो जाए मेकर्स के ऊपर। ये बात सिनेमा 101 है भाई, ये आज से नहीं, हर पिक्चर में हमेशा से होता आया है। यार तू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा है क्या? कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा हो, ब्रो व्हाट द फक भाई, ये कैसी बेइज्जती थी, माय गॉड ब्रो। और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट। अब ये एक ऐसी फिल्म जो हमारे अनसंग हीरोज को, हमारे नेशनल स्पाइस जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, फॉर एग्जांपल रविंद्र कौशिक द ब्लैक टाइगर, अजीत डोभाल, नीरा आर्य और मोहनलाल भास्कर जैसे स्पाइस को सेलिब्रेट कर रही है, उसको ये कंपेयर कर रहा है एक व्हाइट वॉशिंग सपोज्ड फिल्म से, ओसामा बिन लादेन। वाह बेटा छगन लाल वाह। रुक जा, पहले जुन्नू हंसेगा फिर मैं बोलूंगा, हंस दे बेटा जुन्नू। भाई मुझे तेरा 10वीं पास का सर्टिफिकेट देखना है, क्योंकि तेरी बात है तो 10वीं फेल 12वीं करे वालों जैसी है। और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। इस सीन में पाकिस्तानी मुसलमानों को ब्लास्फेमी के नाम पर माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करते हुए दिखाना गलत है। दीपू चंद्र दास एक हिंदू झूठे ब्लास्फेमी के केस पे पहले सड़कों पर नंगा करके घसीटा गया, फिर उसको नंगा करके एक पोल से बांधकर बेरहमी से मारा गया और फिर उसको जिंदा जला दिया गया बाय अ मुस्लिम रेडिकलाइज्ड मॉब इन बांग्लादेश। ऐसे और मैंने तुम्हें बताया ना, आजादी के वक्त हिंदू 20% थे, आज मुश्किल से 1 से 2% बचे हैं। और उनमें से तो मुझे लगता है कई खतना वतना करवा के छुप के बैठे होंगे कि भाई हम भी मुसलमान हैं। भाई एट दिस पॉइंट मुझे लगता है, क्योंकि पिछली वाली वीडियो पे इसको भले ही गालियां पड़ी बट इसको व्यूज भी आए और इसने उस वीडियो से बढ़िया पैसा कमाया है, इसीलिए ना इसने दूसरे पार्ट पे वीडियो बनाई है। इसको इस पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इसको गालियां देने वाले हैं, कैसी कैसी वीडियोस इसके ऊपर बनेंगी, बिकॉज इसके हर एक फैक्ट को डिबंक कर दिया जाएगा। ये बस कैश ग्रैब वीडियो है, जैसे कि बॉर्डर 2 कैश ग्रैब फिल्म थी। और केसेस सुन तू अलादीन के तोते जो तू जानते हुए भी अनजाने कर रहा है। ये एक यूरोपियन पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करी गई है द वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी हिंदू एंड क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान। साल 2020 में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक क्रिश्चियन चर्च को तोड़फोड़ करके आग लगा दी जाती है और उनकी लैंड कब्जा ली जाती है। मई 2020 में 21 हिंदुओं के घरों को आग लगा दी जाती है सिंध प्रोविंस में, और एक विलेज में एक हिंदू वुमन को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है और उसकी फैमिली को बेरहमी से अटैक किया जाता है। पाकिस्तान की खुद की ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट ने 2019 में यह स्टेट किया था कि 1000 से ज्यादा फोर्स्ड कन्वर्जन हिंदू और क्रिश्चियंस के टेक प्लेस करते हैं पाकिस्तान में। इन पाकिस्तान नॉट इसीलिए तो कम हुए। religious minorities attacked, they are also denied any government support or aid in relation to corona virus। साल 2024 में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह खुद एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज लाइक हिंदूज, सिख्स एंड क्रिश्चियंस फेस टेरर अटैक्स। आसिफ also highlighted that many victims with no connection to blasphemy allegations were targeted due to personal vendettas। और इसमें ऐड करते हुए इस मिनिस्टर ने यह तक बोला कि even smaller Muslim sects are not safe in Pakistan, which is a very shameful situation। Hindus, Sikhs and other minorities in Pakistan persistently encounter issues like forced conversions, abductions, murders and assaults on their religious sites। और धुरंधर 2 में भी, इस फिल्म में भी उस बेचारे सिख कैरेक्टर के ऊपर एक झूठा ब्लास्फेमी का केस लगाया जाता है बाय रेडिकलाइज्ड मुस्लिम मॉब। और इसने ये सब जानते हुए सबसे पहले तो क्या किया, जहर उगलते हुए। फिल्म में क्लियरली बात हो रही है अबाउट द रेडिकलाइज्ड मुस्लिम मॉब्स बेस्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी मुसलमानों की बात हो रही है, इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है। लेकिन इसने बड़ी चालाकी से वो लाइन ही ब्लर कर दी कंप्लीटली और इसको बना दिया क्या, इंडियन हिंदू और इंडियन मुसलमान के बारे में। इसने इंडियन मुस्लिम्स को और रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानी मुस्लिम मॉब्स को एक ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया बड़ा कन्वीनियंटली। फिल्म नहीं कर रही, ये कर रहा है हिंदू मुसलमान के बीच एजिटेशन भड़काना, नफरत भड़काना। एट दिस पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुम हिंदू हो या फिर तुम मुस्लिम हो, ये इस नरेशन के साथ क्या कर रहा है और ये सुनने के बावजूद भी तुम इसको आर्डेंटली फॉलो करते हो और इसको सुनते हो ना, तो तुम धुरंधर छोड़ो, अपनी बेवकूफी का इलाज कराओ। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड होती है। अगर देश का एक लॉन्गेस्ट नोन एनिमी, एक लॉन्गेस्ट नोन इस्लामिक टेररिस्ट फिल्म में देश के लीडर यानी कि देश के प्रधानमंत्री और फिल्म में उनके लिए डिसीजंस, जिन डिसीजंस ने उसके सारे नापाक मंसूबों पे पानी फेर दिया फिल्म की कहानी के अनुसार, वो टेररिस्ट इन चीजों को एड्रेस करता है अपने ही महकमे के लोगों के बीच, तो इसमें इलॉजिकलिटी क्या है? अगर तेरे ताऊ ओसामा बिन लादेन पर फिल्म बने और उस फिल्म में यह दिखाया जाए कि भैया जॉर्ज बुश ने नेस्तनाबूद कर दिया उसकी सर्च में अफगानिस्तान को, और वो अपने महकमे के लोगों के बीच में ये बात बैठ के कह रहा है कि भैया अफगानिस्तान खत्म कर दिया जॉर्ज बुश ने, तो क्या ये सुन के अमेरिकन लोगों को एजिटेट हो जाना चाहिए कि नहीं भाई हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट के बारे में तो ये बोल दिया ओसामा ने? और ये देख, जब अतीक अहमद की यूपी सरकार ने गांड फाड़कर बिरयानी कर दी थी तो वो रोता हुआ ये बोल रहा था कि भैया सरकार मुझे माफ कर दो। ये बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। माफियागिरी करी क्यों?
नहीं माफियागिरी खत्म हो गई। दाऊद के मुंह से कैसे तारीफ करवा दी तुमने सरकार की? अबे कोई लॉजिक भी तो हो, उसको तो तू प्रेजेंट कर। मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना। एक के बाद एक एविडेंस? कौन से एविडेंस मियां शौकत? अबे मैं सोच रहा हूँ ना, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं इसकी भी वीडियो देखने वाला हूँ कि इसने एविडेंस क्या क्या रखे हैं। अगर तुम्हें वो वाली वीडियो भी देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैंने धुरंधर 2 देखी है और मुझे थोड़ा बहुत इसका पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज भी है। मैं इसके फैक्ट्स की ना ऐसे तैसे जरूर करना चाहूंगा। हालांकि भाई ने जिस लेवल पे इसकी बेइज्जती करी है वो तो काबिल तारीफ है, ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बबलू कहती है एविडेंस मैं दे रहा हूं तुझे, जो तू दे रहा है वो है एनेक्डोट्स, जो तू दे रहा है वो है तेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेट, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिक्टली चेरी पिक्ड लेफ्ट विंग न्यूज़। अबे यार अब ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं, इससे अच्छा तो मैं अपनी हम वही कर रहे हैं। जो भी आदमी ध्रुव राठी के अगेंस्ट वीडियो बनाता है वो वही कर रहा है। ध्रुव राठी को फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि ये साला कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से पैसे लेता हो या ना लेता हो, बट ये जो भी कर रहा है ना, कर पैसे के लिए रहा है, बिकॉज उसको भर भर के व्यूज आते हैं भाई। पूरी दुनिया में आई डोंट थिंक कोई भी और चैनल है जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो कि ध्रुव राठी के नंबर्स को मैच कर सकता हो। आई डोंट थिंक सो। अगर है तो कोई बता देना, बट डेज ऑफ द वीक समझा देता आज। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी ने जो भी कुछ करा है, देखो डेवलपमेंट तो हुआ है, उसको तुम नकार नहीं सकते। हालांकि उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना हम सब देखना चाहते हैं। बट याद करो, अमेरिका ने कुछ दिन पहले ना एक चीज कही थी, हम भारत के साथ वो गलती नहीं दोहराएंगे जो हमने चाइना के साथ दोहराई थी। हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। मतलब क्या है इस चीज का, कि वो हर वो चीज करेंगे जो कि इंडिया की ग्रोथ को रोक सके। को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी। 1 मिनट कटोरा कट मोंटी, तू फिर से मैनिपुलेशन कर रहा है। पहली बात तो पूरी की पूरी फिल्म कहीं भी ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करती कि यूएस का कोई भी ऐसा मंसूबा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दे। ये मैनिपुलेट कर रहा है फिल्म के उस सीन को, उस डायलॉग को जो मेजर इकबाल का बाप गलियाते हुए उसे बोलता है कि मेजर इकबाल तूने तो भर भर के अमेरिकन डॉलर्स भिजवाए थे। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अमेरिकंस गिविंग अमेरिकन डॉलर्स एंड पाकिस्तान गिविंग अमेरिकन डॉलर्स। वो पाकिस्तान जो लिटरली अमेरिकन डॉलर्स की भीख पे जिंदा है, और इसने इस चीज को भी मैनिपुलेट कर दिया, इग्नोर ही कर दिया इस चीज को, और मुंह फाड़ के क्या बोल दिया कि अमेरिका चाहता था फिल्म में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ही ना, और अपने फ्लॉड आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए रैंडम आर्टिकल चिपका रहा है रिसर्च के नाम। मैं वही सोच रहा हूँ, ये मूवी में अमेरिका की बात कब हो गई? मैंने कुछ कम मूवी देखी थी क्या? नाम पे उन आर्टिकल्स में ये बता रहा है कि देखो भैया, अमेरिकन को तो पहले ही पता था कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उससे पहले वो उससे मिलने आए। इस हिसाब से तो साल 2020 में केजरीवाल से भी दिल्ली में कौन मिलने आया था? अमेरिकन एम्बेसडर। तो क्या उनको ये पता है आज की डेट में कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा? अबे तू पागल वागल है क्या? अगर तुम्हें अभी तक लग रहा था ना कि भरी हुई है बेवकूफाना स्टेटमेंट्स इसकी पूरी की पूरी वीडियो में, ये वाली स्टेटमेंट सुनो जरा। 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। बाय सेइंग दिस, की फिल्म में हुआ क्या उल्टा, ये कहना चाह रहा है कि असलियत में आईएसआई तो खुश थी कि मोदी जी का इलेक्शन हो गया, लेकिन फिल्म में तो आईएसआई डरी हुई थी कि भैया मोदी जी का इलेक्शन हो गया, वो चाहती नहीं थी। याद है इस गधे ने धुरंधर 1 वाली वीडियो में क्या बोला था कि इंडिया ने तो कभी भी अपने स्पाइस को क्लेम करा ही नहीं, और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि आईएसआई के हिसाब से हम अपनी फिल्मों में चीजों को दिखाएं। आईएसआई का एक्स चीफ जो एक नॉन टेररिस्ट कॉन्स्पिरेटर रह चुका है, वो ये बोल रहा है कि मोदी जी का इलेक्शन हो गया, हमें मजा आ गया, तो हम यही फिल्म में दिखाना चाहिए था। अब आईएसआई क्या बोल रही है, उसके हिसाब से आदित्य धर को फिल्म में अपने लीडर की चुनाव दिखाने चाहिए थे। अबे यार, ये छोटा चेतन क्या बोलता है इसे खुद भी समझ आता है। अब इसके बाद डेस्परेशन में आकर, क्योंकि ये पता नहीं कौन सी बात उठाता है, उसको कहां लेके चला जाता है भाई। एट दिस पॉइंट ये मैनिपुलेट भी नहीं कर पा रहा है। तो आदित्य धर को एंटी नेशनल बताना है तो ये किस चीज को पकड़ लेता है? सोशलिज्म को और एनजीओस को। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओस, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। अब जिस डायलॉग के बारे में ये बात कर रहा है ना, और जिन एनजीओस को ये रेफर कर रहा है, डायलॉग उन एनजीओस को रेफर करता ही नहीं। जिन टेरर फंडेड एनजीओस की बात हो रही है, इंप्लाइड है, वहां से इसने मुंह मोड़ लिया। मैं तुम्हें उनके नाम बताता हूं। कश्मीर में बहुत सारे ऐसे एनजीओस पकड़े गए थे जहां पे पाकिस्तान टेरर फंड्स को पार्क करता आ रहा था, और एनआईए ने बहुत बार ये एविडेंस पाया है कि जो मुस्लिम एनजीओस हैं वहां पर पाकिस्तानी फंड पार्क होते आए हैं, और ये फंड बाद में। पर यूनिवर्सिटीज की बात भी हुई थी मूवी के अंदर, जैसे यूनिवर्सिटीज को पैसे देते हैं। अब एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तो दिल्ली के अंदर है ही ना, जहाँ से भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की बातें निकलती हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय आदमी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो खुद अपने देश के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह की बात करेगा। आई डोंट थिंक सो भाई। और अगर करेगा ये तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है भाई। सरकार को देखना चाहिए क्या चल रहा है ये। बट कहीं से तो पैसे आ रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो घुसाया जा रहा है ना, तभी तो वो बच्चे ऐसी बातें करेंगे। कहां ट्रांसफर हुए? मदरसों में। और ये मैक्सिमम फंड्स अनरिपोर्टेड और अनअकाउंटेड फॉर निकल जाते थे। एनजीओस की कोई बात नहीं हुई है फिल्म में। वीडियो की रनिंग लेंथ को लंबा करने के लिए, अपने फ्लॉड लॉजिक को प्रूव करने के लिए इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल को घसीट लिया जिसका केस ही अलग है, ग्रीन पीस को घसीट लिया जिसका केस ही अलग है,
है, तो इसी चक्कर में मैं भी तुम्हारे को ये बता रहा हूँ, एनजीओ वाली बात, फिल्म में कुछ ऐसा इंप्लाइड है नहीं। फिर इसका ये आर्गुमेंट सुनो जहां पे ये बता रहा है कि हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिली है और वो पेंट करना चाह रहा है हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को एज टेरर ग्रुप्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 की राइट विंग ग्रुप्स को गए। अबे अगर हिंदू राइट विंग ग्रुप्स एक तो अल जजीरा को तुम सीरियसली ले रहे हो भाई? अल जजीरा तो एक बहुत ही ज्यादा बायस्ड न्यूज साइट है। को फंडिंग मिली है तो कहां ये एविडेंस है कि वो रेडिकलाइजेशन के लिए फंड्स यूज हुए हैं? कितने हिंदू तुझे और मैंने इसको कांग्रेस का चाटुकार क्यों कहा था, इसीलिए तुम्हें शायद अब पता चल गया होगा, बिकॉज कांग्रेस भी हिंदू टेररिज्म की बात करती है। जब 26/11 अटैक हुआ था तब भी कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इसको इस तरीके से दिखाया जाए कि एक हिंदू टेरर अटैक है, ना कि एक नॉर्मल टेरर अटैक जो कि पाकिस्तानियों ने करा है। इसीलिए मैं इसको कांग्रेस का चाटुकार कहता हूँ, क्योंकि ये भी वही बोली बोल रहा है जो कांग्रेस बोलती है। आज तक जय श्री राम बोलकर फटते दिख गए? कितने टेररिस्ट अटैक दुनिया में True. आज तक हिंदू राइट विंगर्स ने करे हैं? अब सुन ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के स्टैट्स। 64,678 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स हैव टेकन प्लेस वर्ल्ड वाइड बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2001 अप अंटिल 2024। और बाकी के सारे रिलीजन्स को मिलाकर सेम टाइम पीरियड में कितने रिपोर्ट हुए हैं टेरर अटैक्स? 900 से 1600। ये है नाम वर्ल्ड की टॉप 18 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के। और अल जजीरा के आर्टिकल की हेडलाइन चिपका दी अपने फ्लॉड आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये आर्टिकल की हेडलाइन और इसकी बॉडी कॉपी दोनों ही मिसलीडिंग है इसकी वीडियो की तरह। आर्टिकल की बॉडी कॉपी सिर्फ ये बताती है कि राइट विंग ग्रुप्स को मिला था फंड, कहीं पर भी ये अलेज नहीं करती कि वो फंड यूज हुआ था रेडिकलाइजेशन के लिए या फिर टेरर अटैक्स के लिए। लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि भैया देखो राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला, अब वो रेडिकलाइज होंगे। पूरे का पूरा आर्टिकल इसने पढ़ा और उस आर्टिकल में से इसके प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ हेडलाइन बन रही थी तो हेडलाइन चिपका दी। फिर आ जाता है डिमोनेटाइजेशन पर, जिस पे इसको आना ही था। कैसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। अबे चिंटू चटक, उस टाइम डिसीजन सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही लिया था, लेकिन बीजेपी सरकार की कैलकुलेशन अराउंड डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक इंपैक्ट्स इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा फ्लॉड थी कि वो इंसेनली बैकफायर कर गई। डिमोनेटाइजेशन इंडिया के लिए इकोनॉमिक डिजास्टर था, कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। और आदित्य धर ने फिल्म में भी नोटबंदी को, डिमोनेटाइजेशन को नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही दिखाया है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया। फिल्म में 60,000 करोड़ का जो अमाउंट बताया जाता है वो भी इमेजिनरी ही है। फिल्म में डिमोनेटाइजेशन की ग्लोरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन तब होती जब ये दिखाया जाता, फिल्म इज अ विजुअल मीडियम राइट, ये दिखाया जाता कि भैया सेलिब्रेशन के सीन और सीक्वेंसेस डाले गए हैं कि भैया मोदी जी ने नोटबंदी कर दी तो लोगों की जिंदगी बदल गई, खुश हो रहे हैं खुशी में। आदित्य धर की जो चॉइस थी बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो उसने एग्जीक्यूट करी बिल्कुल वैसे ही जैसे डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने हैदर में अपनी चॉइस एग्जीक्यूट करी थी, एक्सरसाइज करी थी मार्तंड सन टेंपल को शैतान की गुफा बताते हुए। और भाई जो लोग फिल्म में डिमोनेटाइजेशन को देखकर अपने दिमाग में ये बना रहे हैं कि वाह देखो मोदी जी ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा था, वो उतने ही गधे हैं जितना गधा तेरा ये वीडियो है। और फिर ये अपनी वीडियो के आखिर में लिटरली सिंपैथाइज करता है आईएसआई के नॉन इंडियन एसेट यानी कि अतीक अहमद की किलिंग, उसकी डेथ से। अब आते हैं इस ऐड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। अतीक अहमद आईएसआई का एसेट तो था ही इंडिया में, लेकिन उसके रीजनल क्राइम्स कितने ग्रूसम थे उसके बारे में सुनो। अतीक अहमद ने एक काम किया है, जमीन के टुकड़े के लिए बाप और बेटे को पैर में नंगे तार बांध के जनरेटर मंगाया और करंट लगा के मारा। अतीक अहमद ने एक आदमी को सिर्फ गाड़ी बैक करने के नाम पर रेलवे के नीचे निकलवा के मारा दिया। लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अबे घोड़ू, वो ट्रिब्यूट नहीं होता। पहली बात तो उसको मॉर्निंग बोलते हैं, जो भी एमपी होता है अगर उसका डिमाइस What the fuck? भाई इसको भी पता है कि इसके पास ना बहुत सारी चीजें हैं ही नहीं इस मूवी के अगेंस्ट, तो ये कुछ भी बक रहा है। हो जाता है उसकी चेयर को, द चेयर दैट ही होल्ड्स, उसके रिस्पेक्ट में मॉर्निंग करी जाती है, मौन रखा जाता है 1 मिनट का। ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को उसकी अचीवमेंट्स के लिए बहुत प्रेज करना। फिर कहता है ये इंटेलिजेंस का ऑपरेशन था तो क्यों किया ये मॉर्निंग? अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, बिकॉज दैट वॉज एन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ये क्या कह देता है यार, ये इसको स्क्रिप्ट पढ़नी नहीं आती, ये दोबारा अपनी वीडियो को बनाने के बाद देखता नहीं है, क्या करता है पता नहीं भाई। क्योंकि ये मॉर्निंग, अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अबे वो मॉर्निंग इसलिए करी गई ताकि वो इंटेलिजेंस का ऑपरेशन हर इंटेलिजेंस की ऑपरेशन की तरह इंटेलिजेंस का ऑपरेशन ही लगे। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस लगने नहीं चाहिए, वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं तभी वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं यार। इसको अखरोट खिलाओ। कभी कहता है इंडिया को स्पाई क्लेम कर लेना चाहिए अपना, और अब कह रहा है इंटेलिजेंस ऑपरेशन को इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह क्यों एग्जीक्यूट और शो ऑफ किया गया। अगर वो सांसद में मॉर्निंग नहीं करते तो सबको लगता कि इन्होंने ही किलिंग कराई है, तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन का इंटेलिजेंस पार्ट मिस हो जाता चिंटू। फिर ये मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी से वो है इंस्पायर्ड, तो उसको
अभी कैसे मरता हुआ दिखा दिया जब वो 2011 में मरा था, इस बात पे आ जाता है। पहली बात, बिकॉज इट वॉज अ फिक्शनल स्टोरी ब्रो। धुरंधर 1 में टाइमलाइंस काफी मैच कर रही थी, बट धुरंधर 2 में इन्होंने थोड़ी टाइमलाइंस को इधर उधर करा है बिकॉज दे कैन। वो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं रियल लाइफ पे। तो आदित्य धर या धुरंधर की किसी भी टीम मेंबर ने आज तक ये बात क्लेम नहीं करी कि इलियास कश्मीरी पर स्ट्रिक्टली बेस्ड है मेजर इकबाल का कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ मेजर इकबाल की अपीयरेंस की इंस्पिरेशन ड्रॉ करी गई है स्ट्रिक्टली डायरेक्टली फ्रॉम इलियास कश्मीरी। अगर ये थोड़ा सा पढ़ लेता ना, और वो सारे सोशल मीडिया पे गधे जो अभी तक बोले जा रहे हैं रिपीट पर ये कि भैया इलियास कश्मीरी तो डायरेक्टली मेजर इकबाल है फिल्म के अंदर, नहीं वो नहीं है। इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के लिए भी इक्वल ही टेरर थ्रेट था जितना बड़ा टेरर थ्रेट वो इंडिया के लिए था। अगर वो डायरेक्टली स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑफ होता तो ये भी दिखाना पड़ता आदित्य को फिल्म के अंदर। लूजली इंस्पायर्ड कैरेक्टर बनाया मेजर इकबाल और उसको जैसे एग्जीक्यूट करना था डायरेक्टर्स क्रिएटिविटी चॉइस के तहत वो उसने कर दिया। आई स्वेयर टू गॉड, इन ऑल ऑनेस्टी, दिस मैन एंड हिज आर्गुमेंट्स आर टायरिंग। 95 out of 100 things that he actually tells have no substance or research, actual credible research backing them. ये वीडियो की कंसेप्शन से पहले ही, लिखाई से पहले ही दिमाग में एक आइडिया बना लेता है और फिर वही चीजें ढूंढता है जो इसके आइडिया को सपोर्ट करती है। आई एम सो ग्लैड कि इस फिल्म ने जितना That's how you make a narrative and that's how you manipulate your audience. पैसा कमाया, दबा के तमाचा है वो ऐसे लोगों के मुंह पर, और अभी वो 1000 करोड़ और कमाएगी, अब घूसा भी पड़ेगा। He is literally perpetrating Hindu Muslim hate in India in his video and his followers are absolutely dumb and blind to see that. Please make it make sense for me. आपका क्या कहना है? बिकॉज आई थिंक इसकी जो ऑडियंस है ना वो एक पर्टिकुलर देश से आती है या फिर 2 देशों से। बिकॉज इसने एक वीडियो बनाई थी ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करते हुए, बिकॉज उस टाइम देश के अंदर हाल ऐसा था, माहौल ऐसा था कि इसको सपोर्ट में ही वीडियो बनानी पड़ती। और जब इसने वो वीडियो बनाई, इसके कमेंट सेक्शन के अंदर जो इसको हेट मिली है, लोग लिख रहे हैं कि तू बिक गया, अब तू न्यूट्रल नहीं है, तू ये नहीं है, वो नहीं है। और वो तुम्हें एक बहुत बढ़िया आइडिया देता है कि इसकी ऑडियंस ना कहाँ से है। इंडिया में भाई मुझे नहीं लगता इवन इंडियन मुसलमान भी कुछ होते हैं, बट मेजॉरिटी इंडियन मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ना सरकार को तो नहीं क्रिटिसाइज करते। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, और हाँ, कल की वीडियो जरूर मत भूलना, उसमें सुचारिता। ध्रुव इज द ओनली सेंसिबल इंडियन यूट्यूबर नॉट छपरी लाइक। भाई ने ना पिंग किया हुआ है इस कमेंट को ताकि जो भी कमेंट सेक्शन पढ़ने आए उसको ये कमेंट देखे और सब इसको गाल जाते हैं। What? Justice for 6 years. आयशा, अब मैं रिलीजन में नहीं जाने वाला, इनके कमेंट सेक्शन अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। हालांकि मुझे धुरंधर 2 के बारे में बात करनी थी, बट ये वीडियो काफी लंबी हो गई है और मेरे पास इंटरनेट नहीं है इतना ज्यादा अपलोड करने के लिए, तो उसकी बात फिर किसी और वीडियो में करेंगे। तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं सोच रहा हूँ कि ध्रुव राठी की वीडियो पे भी रिएक्ट करूँ, देखें कि भाई उसने ऐसे क्या क्या फैक्ट अपनी वीडियो में बता दिए हैं, तो उसके लिए भी तुम सब्सक्राइब कर लेना। इससे अगली वीडियो वही होगी। बाय।